हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि मुगल काल के स्रोतों के बारे में चर्चा की थी और मुगल काल के महत्वपूर्ण शासकों से संबंधित जो भी प्रमुख स्रोत थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में मुगल काल की शुरुआत करेंगे और मुगल काल से संबंधित जितने भी शासक हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी जानेंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। इसके अलावा आपका जो मुगल वंश है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय अन्य टॉपिकों के, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये एक मुगल वंश के आधार के रूप में काम करता है जहां से पूरे भारत की राजनीति क्या होती है, प्रभावित होती है। इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है मुगल काल पर। तो चलिए हम मुगल काल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और किस प्रकार भारत में राजनीतिक क्रियाकलापों का विघटन होता है और शासन व्यवस्था में परिवर्तन आता है। तो देखिए मुगल काल। मैं आपको मुगल वंश के शासकों का क्रम पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार मुगल शासकों का क्रम रहा था और किस शासक के द्वारा कितने समय तक शासन व्यवस्था में अपना योगदान दिया जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बाबर के बारे में, जो कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालता है और वो साम्राज्य खड़ा करता है जो सैकड़ों वर्ष तक भारत पर शासन करता है, यानी कि मुगल वंश की स्थापना करता है। देखिए बाबर। हम बाबर के बारे में जाने कि भारत में इसने कैसे सत्ता को स्थापित किया था। एक मिनट हम इसके बचपन की ओर लौटेंगे और वहां से बाबर की शुरुआत करेंगे जहां से इसने अपने जीवन की खुद शुरुआत की थी। तो यानी कि हम चलते हैं अफगानिस्तान और वहां पर इसके क्रियाकलापों को समझते हैं कि किस प्रकार इसका जन्म होता है और कैसे इसकी परिवार की स्थिति जो है किस प्रकार की रहती है, किस प्रकार का इसको बचपन का माहौल मिलता है और ये अपने संघर्षों की शुरुआत किस प्रकार करता है। ठीक है, तो चलते हैं अफगानिस्तान। देखिए बाबर। तो बाबर के बारे में जानने से पहले आप लोगों को यह तो मालूम होगा कि बाबर का पूरा नाम क्या था। जहीरुद्दीन बाबर था। ठीक है, आपने छोटी कक्षाओं में ये सब कुछ पढ़ लिया होगा। तो बाबर के मूल नाम या पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन बाबर। एक मिनट यहां पर आपको यह चीज समझनी होगी कि जो मुगल वंश के और शासक हुए थे, जैसे कि मैं बात करूं अकबर की, जैसे कि बात करूं जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की, तो ये अपने आप को तैमूर या तैमूरिया कहलाना पसंद करते थे। लेकिन वही जो मुगल वंश का स्थापना करने वाला था वो तैमूर को एक बब्बर जाति मानता था। ठीक है, तो इसके द्वारा तैमूर के जो वंशज थे उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, वो एक बब्बर जाति के रूप में किए जाते हैं। लेकिन जो बाद के शासक आए थे उन्होंने उनके प्रति सम्मान प्रकट किया था। तो यहाँ पर बाबर की जो विचारधारा थी वो अन्य आने वाले जो और शासक थे उनसे थोड़ी भिन्न होती है। अब देखिए बाबर जो है ये प्रारंभ में बात करेंगे उसके जन्म की तो 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, किस दिन? 14 फरवरी 1483 को क्या होता है, इसका जन्म होता है। और आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि 14 फरवरी को और क्या होता है। ठीक है, 14 फरवरी 1483 को क्या हुआ? जन्म हुआ। 14 फरवरी 1483 को क्या होता है? इसका जन्म होता है। कई बार क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाता है, कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि 14 फरवरी के दिन किस शासक का जन्म हुआ था, तो इसलिए डेट इसकी खास महत्वपूर्ण है, वो तुमको याद रखनी है। अब जन्म हुआ था, तारीख तो मालूम है, लेकिन स्थान की बात करें तो स्थान है फरगना। ठीक है, कौन सा स्थान था? फरगना में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर हम बात करें कि फरगना में भी कहा हुआ था तो मावरा उन नहर एक जगह पड़ती है, मावरा उन नहर
वहां पर क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। जैसे मैं बात करूं कि आपका जन्म जयपुर में हुआ था, बहुत सारे पूछेंगे साहब जयपुर में कौन सी कॉलोनी में हुआ, तो ऐसे ही इसका जो जन्म है वो फरगना में मावराऊ नहर नाम का जगह थी, वहां पर क्या होता है, जन्म होता है। चलो हमने जगह के बारे में बात कर ली, लेकिन जिसने जन्म दिया उनके बारे में बात करते हैं, यानी कि इनकी फैमिली प्लानिंग को देखिए। इनकी जो माता थी और यहां नीचे लिखे ना पिता, ठीक है। यहां पर अगर तुमको देखना है इनके माता पिता के बारे में, तो माता कुतलुग निगार खानम, ठीक है, क्या नाम था, कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम, ठीक है। कुतलुग निगार खानम क्या होता है, इनकी माता जी का नाम होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा। और यह भी याद रखना है कि मुगलों की जो प्रारंभिक उपाधि थी वो क्या थी, मिर्जा थी, ठीक है। ये जो मिर्जा उपाधि है ये मुगलों की प्रारंभिक उपाधि होती है जब तक ये दूसरी कोई उपाधि धारण नहीं करते। तो माताजी हो गई निगार खानम, पूरा नाम कुतुब निगार, और पिताजी हो गए उमर शेख मिर्जा, दोनों का नाम क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगर किसी को नाना नानी का नाम, इनके नाना नानी का नाम याद करना है तो लिख लेना दौलत खान, और इनकी जो नानी थी उनका नाम था दौलत बेगम, ठीक है। जरूरत नहीं है, केवल नॉलेज के लिए नाम याद रख सकते हो, क्योंकि तुम लोग उनका आधार कार्ड बना लिए तो पूरे फैमिली का नाम तुमको याद हो, बस माता पिता तक सीमित रहो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं माता पिताजी के परिचय के बाद। अब हम चलते हैं उपाधि की ओर, कि इनके द्वारा उपाधि जो होती है वो शुरू में कौन सी धारण की जाती है। तो यहां पे आ जाओ, लिखिए उपाधि। उपाधि काफी महत्वपूर्ण होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। हजरत फिरदौस मकानी की उपाधि धारण की जाती है, कौन सी, हजरत फिरदौस मकानी, ठीक है। अभी इसके द्वारा ये प्रारंभिक उपाधि है, इसके बाद जैसे ही युद्ध शुरू होंगे उन युद्धों के दौरान भी इसके द्वारा उपाधि धारण की जाएगी, और हम उनको युद्धों के साथ ही कराएंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि इस युद्ध के दौरान कौन सी उपाधि धारण की थी, उस युद्ध से पहले कौन सी उपाधि धारण की थी, इसलिए इन उपाधियों का उनके क्रम के अनुसार लिखना क्या है, बेहद जरूरी है। अगर उनको एक ही साथ लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी उपाधि किस समय पर और किस विशेष अवसर पर धारण की जाती है, ठीक है। अब देखिए एक और इनके बारे में वो है कि इनको कलंदर की उपाधि यानी कलंदर के नाम से भी संबोधित किया गया था। कलंदर का सीधा सा मतलब होता है कि जो ज्यादा धन वितरण करता है, ठीक है, ज्यादा लोगों को जो दान देता है, ज्यादा पैसे देता है, उसके लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है, ठीक। तो ये भी इनके नाम के साथ संबोधन के साथ इस्तेमाल किया जाता था कि राज दरबार में जब ये आते थे कि हजरत फिरदौस मकानी बादशाह बाबर कलंदर दरबार में पधार रहे हैं, तो कलंदर का अर्थ होता था ज्यादा दान देने वाला या पैसे के की सहयोग या हेल्प करने वाले लोगों के साथ कलंदर की उपाधि जोड़ी जाती है, ठीक है। तो उपाधि याद रखनी, हजरत फिरदौस मकानी, और इसके साथ कलंदर की उपाधि भी लिख देना और कलंदर का अर्थ भी लिख देना, ठीक है। कोई पूछ ले कलंदर का अर्थ क्या होता है, तो जो ज्यादा पैसे देता है, लोगों को मदद ज्यादा मात्रा में करता है, ठीक है, सीमित नहीं, जो ज्यादा बड़ी मात्रा में मदद करता है, तो उसके साथ कलंदर की उपाधि जोड़ी जाती है। उपाधि हो गई, कलंदर हो गए। अब इसके जीवन परिचय में करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद शासकों में इसकी क्या करते हैं, गिनती करते हैं। उसके बाद इसके विजय अभियानों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए बाबर का जो बचपन में जो जीवन होता है वो काफी संघर्ष में होता है, क्योंकि इसके जो चाचा थे, इसके जो मामा थे, वही इसके शासन को क्या करना चाहते थे, हड़पना चाहते थे। लेकिन इसके साथ उसके अलावा प्रकृति जो होती है वो भी क्या करती है, अन्याय करती है। कैसे अन्याय करती है कि
शुरू में इनके सहयोग के रूप पर इनके चाचा और इनके जो मामा होते हैं, इसके अलावा इसके सौतेला जो भाई था, इसका सौतेला जो भाई था वो भी इससे इसकी जो सत्ता होती है उसको हड़पना चाहता था। लेकिन होता ऐसा है, देखिए कि 1526 में खुद को इसने जब खाकान कहा, यानी कि खाका का अर्थ होता है अपने आप को मंगोलों से जोड़ना। क्या होता है, जो मंगोल आक्रमण हुए थे तो अपने आप को उनसे संबोधित जब करते हैं तो ऐसे शब्दों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आदिवासी लोगों से अपने आप को कोई जोड़ता है तो वो लोग क्या बोलते हैं, अपने आप को उल्गाबाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़ा जनसमूह होता है तो वहां पे अगर वो अपने आप को मुस्लिमों से जोड़ना चाहें तो वो मुस्लिम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदू लोग होते हैं जब अपने आप को जोड़ना चाहें तो वो हर हर महादेव ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम लोग अल्लाह अकबर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रत्येक धर्म विशेष के लिए एक अलग शब्द का संबोधन किया जाता था। तो सेन कंडीशन यहाँ पर ये भी इस्तेमाल करता है क्योंकि इसकी जो सेना थी उसमें मंगोलों का एक बड़ा समूह था, इसीलिए माखान शब्द जो है वो भी ये क्या करता है, इस्तेमाल करता है। याद रखना जो धर्म होता है वो बड़े शासकों के लिए शासन व्यवस्था की चाबी होती है, ठीक है। जब इसको ईरान के शासक की जरूरत पड़ी थी युद्ध के दौरान तो इसने सुन्नी धर्म को सुन्नी है उसको छोड़ दिया था और शिया धर्म इस्तेमाल कर लिया था। ऐसे ही नेपोलियन ने किया था। जब नेपोलियन फ्रांस में था तो ईसाइयों को समर्थन करता था और जब नेपोलियन मिस्र में आ गया तो मुसलमानों को समर्थन करता था। और कहा भी था नेपोलियन ने ये बात कि जो धर्म होता है वो राजनीति पर सवार होने के लिए घोड़े के समान होता है, ठीक है। हर जो बड़ा शासक होता है वो धर्म को इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसलिए बाबर ने क्या किया था, सुन्नी को छोड़कर शिया इस्तेमाल किया था कुछ समय के लिए और वापस से बाद में सुन्नी बन जाता है, ठीक है। तो धर्म कभी भी बड़े शासकों के लिए इतना महत्व नहीं रखता जितने छोटे लोगों के लिए महत्व रखता है, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि जो बाबर होता है ये अपने आप को क्या बताता है, तैमूर का 5वां वंशज बताता है। क्या बताता है, बाबर अपने आप को तैमूर का 5वां वंशज, ठीक है। अपने आप को क्या बताता है, तैमूर का 5वां वंशज बताता है। अब मुझे तैमूर के बारे में बताने की जरूरत ना पड़े क्योंकि तैमूर के बारे में इतनी बार बता चुके हैं कि आप लोगों को सपने में भी तैमूर दिखाई देता होगा। अब देखिए इसके अलावा और तैमूर का कौन सा वंशज बताता है, अपने आप को 5वां वंशज बताता है। इसके अलावा ये जो है अपने आप को चंगेज खां का कौन सा वंशज बताता है, तो चंगेज खां का 14वां, ठीक है। कौन सा, 14वां वंशज बताता है। अपने आप को कौन सा वंशज बताता है, 14वां, ठीक है। तैमूर का 5वां वंशज कहता है अपने आप को और तैमूर का 14वां वंशज बताता है। वंशज का मतलब तो आपको मालूम ही होगा कि उनके जो परिवार में जो पीढ़ी में जो पैदा होते हैं वो होते हैं, जैसे आप अपने पिता की प्रथम पीढ़ी हो, आपका बेटा दूसरी पीढ़ी हो जाएगा, उसका बेटा तीसरी, उसका चौथी, 5वीं, 6वीं, ठीक है। तो तैमूर का 5वां वंशज और चंगेज खां का 14वां वंशज अपने आप को ये बताता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1494 में, कब, 1494 में कितने साल का हो गया होगा, लगभग 12 साल का, 12 साल का, ठीक है। तो 1494 में 12 साल का होता है और फरगना का शासक बन जाता है, ठीक है। फरगना का शासक बन जाता है। क्या बन जाता है, फरगना का शासक बन जाता है। कितनी साल की उम्र में, केवल 12 साल की उम्र में, कब, 1494 में, ठीक। अब देखिए फरगना का शासक बन गया, तो फरगना का शासक बन गया
तो इसकी जो स्थिति होती है वो डावाडोल होती है, क्योंकि आसपास के शासक इसके क्षेत्र को क्या करना चाहते थे, विजित करना चाहते थे, जीतना चाहते थे, और इसकी जो उम्र होती है वो क्या होती है, काफी छोटी होती है। ठीक है, इसके द्वारा जो राजधानी बनाई जाती है वो कौन सी बनाई जाती है, अंदीजान बनाई जाती है। ठीक है, तो वहीं पर स्थित थी फरगना में, तो नाम याद रखना है राजधानी अंदीजान थी। जब ये अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने लगता है, उस पर बैठ जाता है, तो स्वाभाविक है निश्चित ही जो बाहर की जो सीमा के जो राजा थे वो इसको हड़पना चाहेंगे, और इधर से बाबर ये सोचता था कि अगर मैं ही पहले से क्या कर दूं, उन पर आक्रमण कर दूं, तो हो सकता है उनके मन में क्या बैठ जाए, इसे लेकर भय बैठ जाए और वो मुझे क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक उनकी जो दादी थी आयशा दौलत बेगम, क्या नाम था, आयशा दौलत बेगम जो होता है, ये इनको सलाह देती थी, इनकी मदद करती थी, इनको मानसिक रूप से तैयार करती थी। क्योंकि आप लोग सोचिए, जब आप 12 साल की उम्र के होंगे और तुमसे कोई बोलता जा बेटा वहां जाके लड़के आ और अकेला जाना है, अकेला आना है, तो आप लोग मानसिक तौर पर क्या नहीं होंगे, सशक्त नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे। तो आयशा बेगम जो उनकी दादी होती है वो क्या करती हैं, इनको मदद करती है। ठीक है, साहस प्रदान किया। तो आयशा बेगम ने क्या किया, इनको साहस प्रदान किया, इनको मजबूती दी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये किसको जीतना चाहता था, समरकंद को जीतना चाहता था। समरकंद सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसलिए ये क्या करता है, समरकंद पर आक्रमण करने का विचार बनाता है और उस पर आक्रमण भी करता है, लेकिन क्या रहता है, असफल रहता है। ठीक है, तो देखो इसके द्वारा समरकंद पर 3 बार आक्रमण किया जाता है। कितनी बार आक्रमण किया गया इसके द्वारा समरकंद पर, तो इसके द्वारा 3 बार आक्रमण किया जाता है। ठीक है, प्रथम जो आक्रमण किया जाता है इसके द्वारा वो किया जाता है 1497 में। कब किया गया, 1497 में आक्रमण किया गया। ठीक है, क्या हुई इसकी, इस आक्रमण में आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में क्या होती है, इसकी हार होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो बाद के इसके आक्रमण होते हैं वो भी क्या होता है, ये हार जाता है। जो बाद के जो आक्रमण होते हैं तो वो भी क्या करता है, ये हार जाता है और उन आक्रमणों को ये नहीं जीत पाता। जब ये आक्रमणों को नहीं जीत पाता तो इसके हाथों क्या लगती है, निराशा लगती है, और निराशा के कारण ये एक प्रकार से कमजोर पड़ जाता है। और जब ये कमजोर पड़ जाता है तो क्या होता है, और शासक इस पर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसके ऊपर आक्रमण होता है और आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आक्रमण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके उज्बेक जो नेता थे उनके द्वारा इनके
आक्रमण किया जाता है। ठीक है, सहवानी भाग्य द्वारा क्या किया जाता है, इनको परास्त कर दिया जाता है। ठीक है, सहवानी भाग्य द्वारा क्या कर दिया जाता है, इनको परास्त कर दिया जाता है। अगर हम परास्त कर दिया जाता है। अब याद रखना, जो बाबर के द्वारा जो तुलुगमा युद्ध पद्धति सीखी गई थी, ठीक है, वो यहीं से सीखी जाती है, इसी युद्ध से। और इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, तो इस युद्ध को सरेपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध से जानते हैं, सरेपुर का युद्ध। अगर हम तिथि की बात करें तो तिथि कब थी, 1502। ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं, सूर्यकुल के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में किस पद्धति का इस्तेमाल हुआ था, तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, किस पद्धति का इस्तेमाल हुआ था, तुलुगमा युद्ध पद्धति का क्या हुआ, इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां ये युद्ध को हार जाता है और युद्ध हारने के बाद इसका बहुत जो बड़ा भाग होता है वो इसके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसका जो सौतेला भाई होता है, इसका जो सौतेला भाई होता है वो क्या कर लेता है, फरगना पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, क्या नाम था उसका, जहांगीर मिर्जा। क्या नाम था, जहांगीर मिर्जा। सौतेला भाई कोष्टक में लिखना, याद रहे। तो जहांगीर मिर्जा सौतेला भाई के द्वारा फरगना, उन्हीं के सहयोग से, उस युद्ध के बाद ये हारा था तो उन्हीं के सहयोग से फरगना छीन लिया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा फरगना है वो छीन लिया जाता है। और जब फरगना इससे छीन लिया जाता है तो ये काफी निराश होता है और राज्य विहीन हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। ये कहता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं समुद्र के किनारे पड़े हुए कंकड़ों की भांति हूँ जिसमें कोई भी ठोकर मार के चला जाता है। क्योंकि इसको हराने वाले इसके घर के लोग ही थे, इसके मामा थे, इसके चाचा थे, इसका सौतेला भाई था। ठीक है, तो ये क्या करता है, फरगना हार जाता है और वहां से क्या होता है, राज्य विहीन हो जाता है। जब ये राज्य विहीन हो जाता है तो इसके द्वारा क्या है, कहता है, इसके द्वारा एक बात कही जाती है कि मैं 2 रमजान कभी भी एक स्थान पर नहीं मनाता हूं। मतलब क्या था इसका, 2 रमजान एक ही स्थान पर नहीं मनाता का मतलब होता है कि मुझे कोई टिकने ही नहीं देता। जब तक दूसरा रमजान आता है साल का घूम के, तब तक मुझे वहां से कोई भगा देता है। ठीक है, तो ये लिखना है हेडलाइन करके, बाबर कहता था, क्या कहता था, बाबर कहता था कि मैं कभी भी 2 रमजान एक जगह नहीं मना पाया। ठीक है, तो कि मैं कभी भी 2 रमजान एक जगह नहीं मना पाया।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका कथन है बाबर का है, पूछा जा सकता है कि किस शासक ने कहा था कि मैं 2 रमजान कभी भी एक जगह नहीं बना पाया, तो वो था बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। क्यों कहा था? क्योंकि परेशान हो गया था युद्ध हार हार के, और भागता भागता हुआ कभी फरगना से भाग गया समरकंद की ओर, कभी समरकंद से भाग जाता है कश्मीर की ओर, लाहौर, मुल्तान, ऐसे ही ये भागता हुआ घूम रहा था उस समय। अब देखिए फिर उसके बाद इसके जीवन में कुछ राजनीतिक बदलाव आते हैं। इसके द्वारा एक बात और बोली जाती है कि मैं शतरंज के बादशाह की तरह हूँ जो इधर से उधर घूमता रहता हूँ। इसके द्वारा एक कहावत ये भी कही जाती है कि मैं किस्मत के हाथ में गेंद के समान हूँ। ठीक है, किस्मत मुझे इधर से उधर लुढ़का रही है। तो ऐसी कुछ बातें बोली जाती हैं। देखिए आगे, आज ये काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, टेस्ट अब क्या किया इसने 1504 में, कब? इसके द्वारा 1504 में गजनी और कांधार पर क्या कर दिया जाता है? आक्रमण कर दिया जाता है। ठीक है, कब? 1504 में लिखना है गजनी, और उसको क्या बोलते हैं? काबुल। ठीक है, गजनी और काबुल पर आक्रमण कर दिया जाता है, और आक्रमण करके को क्या कर लिया जाता है? जीत लिया जाता है। ठीक है, जीत लिया जाता है। पूरा दिख रहा है, जीत लिया जाता है। ठीक है, तो जब जीत लिया जाता है तो इन पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। लेकिन ये इस बात से क्या नहीं था? संतुष्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ से इनकम बहुत कम मात्रा में मिलती थी, क्योंकि यहाँ के लोग उस समय ज्यादा गरीब थे। तो 1504 में काबुल और गजनी को इसके द्वारा जीता जाता है, और उसके बाद 1507 में किस पे आक्रमण किया गया था? तो 1507 में कांधार पर आक्रमण किया गया, लेकिन कुछ समय बाद वह इसके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो यह आक्रमण तो कर देता है, उसको जीत भी लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर वो जो क्षेत्र को इसने जीता था वो इसके हाथ से वापस निकल जाता है, और केवल ये जो क्षेत्र था काबुल और गजनी वाला, इसी पर इसका क्या रहता है? अधिकार रहता है। ठीक है, अब देखिए 1511 में क्या होता है? 1511 में क्या होता है? ये समझौता कर लेता है। किससे समझौता कर लेता है? ईरान के शाह इस्माइल से क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है। ठीक है, ये कहां का था? ईरान का शासक था। ठीक है, 1511 में शाह इस्माइल से क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है, और शाह इस्माइल से समझौता करके ठीक है, मैं समझौता लिखूंगी।
समरकंद पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। कहां पर आक्रमण कर देता है? समरकंद पर कर देता है। किसके सहयोग से कर देता है? तो ईरान के सहयोग से कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा और क्षेत्र भी जीते जाते हैं। इसे बुखारा जीता जाता है। बुखारा जो क्षेत्र था वो भी जीता जाता है, लेकिन इसको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत क्या थी? इसके द्वारा शिया धर्म को स्वीकार किया जाता है, सुन्नी को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखना है एक्स्ट्रा में, शिया मत को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, शिया मत को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। अगर सोचो आप लोग होते तो क्या कहते हैं? नहीं, हम तो अपने धर्म को क्यों छोड़े, ये धर्म तो परमात्मा है, ये है वो है। लेकिन जीत के लिए सब कुछ जायज होता है। ठीक है, एक बहुत पुरानी और यथार्थ कहावत है कि इश्क और प्यार में क्या है? सब जायज है। अगर युद्ध हो रहा है, किसी की भी मदद चाहिए, भले ही तुम्हें कुछ भी बनना पड़े, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, शतरमुर्ग बनो, कुछ भी बनो, पर युद्ध जीतना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए बाबर के द्वारा क्या किया जाता है? शिया मत को स्वीकार कर लिया जाता है। हमें कैसे पता? सिक्कों पर उल्लेख मिलता है। क्या हाँ, शिया मत को स्वीकार कर लिया जाता है? इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सिक्कों पर मिलता है। सिक्कों पर इसका उल्लेख मिलता है कि इसने ईरान के शासक शाह इस्माइल से मदद मांगी थी और उसके सहयोग से इस जो समरकंद होता है उसको जीत लेता है। ठीक है, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी थी और वो कीमत ये थी कि इसने शिया मत को स्वीकार किया था। आधा बाबर हो गया है, आधा पढ़ेंगे कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।